हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, रात के अंधेरे में माफिया को मार दिया जाता है, इसके बाद 17 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए, लेकिन अब ये ताजा तस्वीरें सामने आई है हत्यारों की। क्या माना जाए, किस तरह से आगे जांच की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल सरकार पर उठ रहे थे। सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो हत्यारे कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो हत्यारों का कनेक्शन किसके साथ है। इसीलिए एसटीएफ ने तीनों हत्यारों की तस्वीर जो है वायरल किया है, तस्वीर को उन्होंने जो है सार्वजनिक किया है। इसके जरिए से न सिर्फ उनके प्रोफाइल का पता लगेगा, बल्कि उनकी मंशा क्या थी, उसके पर्दे के पीछे से कौन थे, ये भी पता लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब पश्चिम के एक बड़े गिरोह का भी नेक्सस सामने आ रहा है। जिस तरीके से जो हमीरपुर का रहने वाला सनी था, वो 12 सालों से जो है उसके ऊपर कई दर्जनों मुकदमे थे, सुंदर भाटी गैंग से उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। तो ये भी कई चीजें ऐसी हैं कि क्या कोई एक ऐसा गैंग था, ये अतीक और अशरफ की हत्या के किसी गैंगवार की वजह से हुई है, या अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे किसी गैंग का हाथ है, या फिर ये इंडिविजुअल केवल एक शोमैन के लिए है। देखिए, हत्याएं दो तरीके से, आपने इतने बड़े माफिया का कत्ल करके कहीं ना कहीं आपने अपना एक दबदबा बनाया। आपको ध्यान होगा, अतीक अहमद ने उस समय चांद बाबा का कत्ल किया था। चांद बाबा उस समय प्रयागराज का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी माना जाता था, बड़ा जो है यहाँ पर अपराधी माना जाता था। उसकी हत्या करने के बाद अतीक चांद बाबा के बाद जो फेमस हो गया, और अतीक की जो तूती थी वो इस क्षेत्र में बोलने लगी। कुछ इसी तरह क्या इन जो तीन लड़कों ने एक तरह से, बहुत कम उम्र के ये सभी युवा थे, और इन्होंने अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं को ढेर किया है। तो क्या इसके पीछे उनकी मंशा खुद को जो है एक बड़ा माफिया या बड़ा जो है डॉन साबित करने की है, या फिर ये किसी के इशारे पर, ये केवल प्रोफेशनल शूटर थे जो किसी के इशारे पर, यानी इनको सुपारी मिली हुई थी अतीक और अशरफ को मारने की? ये भी तमाम सवाल हैं जो एसटीएफ को इसके जवाब जो है खोजने हैं। यूं तो देखिए, जुडिशियल कमीशन ब्रजेश जी, इस पूरे घटनाक्रम में ये भी देखा गया है कि ये तीनों ही, अगर हम आरोपी देखें, हत्यारे देखें, बेहद ही निम्न परिवार से आते हैं। अगर फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो कोई खासा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इन तीनों ही का नहीं है, और ऐसे में इनके गट्स की हैरतअंगेज बात ये भी है कि इनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी कि सुरक्षा को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करते हुए आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने इसीलिए पहले कहा कि क्या ये सुपारी किलर थे, क्या इनको सुपारी दी गई थी, क्या इन्होंने चंद पैसों के लिए माफिया अतीक और अशरफ को रास्ते से हटाया है, या फिर इसके पीछे इनकी अपनी कोई मंशा थी? ये अब जांच का विषय है। इसी बात को लेकर के तमाम एजेंसियां अब जांच करेंगी। एसटीएफ अब इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन लोगों के साथ लगातार इंटरोगेट कर रही है, और उसके बाद पुलिस का, चूंकि अब कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, और उसके बाद इनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड मांगकर इनसे पूछताछ होगी कि आखिर वो कौन लोग थे, पर्दे के पीछे से वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन्हें अतीक और अशरफ को मारने के लिए जो है प्रेरित किया, मारने के लिए उनकी मदद किया, या फिर उनको सुपारी दी। उनके पीछे मकसद क्या था? क्या कोई ऐसे राज थे जो अतीक और अशरफ उगल सकते थे, जिससे किसी को डर था? क्या कुछ पॉलिटिक्स, अतीक और अशरफ इतने बड़े अगर अपराधी बने तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। हम लगातार देखते आए हैं पिछले 3 दशकों में कि अतीक और अशरफ को बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला, और उसी की बदौलत ये था कि उनका राजनीतिक रसूख भी बढ़ा, और राजनीतिक रसूख के साथ साथ जो है उनके अपने अपराध का जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसको भी जो है धार मिली। तो सीधे तौर पर क्या वो कुछ ऐसे राज उगल सकते थे जिससे किसी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता था? किसी बड़े नेता का वो नाम ले सकते थे, किसी बड़े कारोबारी का वो नाम ले सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अतीक और अशरफ के इशारे पर काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। अतीक और अशरफ ने उनकी मदद की थी, अतीक और अशरफ को फाइनेंशियली मदद करते थे। तो ऐसे बहुत सारे राज दफन थे अतीक और अशरफ के सीने में। ऐसा तो नहीं कि वो राज दफन रह जाए, वो राज सामने ना आए, इसके लिए अतीक और अशरफ की हत्या कराई गई है। और ये जो 3 किलर हैं, ये महज एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। इनको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 2 तस्वीरें दिखाई गई थी, ये कहा था कि आप इनको मार दीजिए, और अगर आप मर भी गए तो कोई बात नहीं, हम आपको इतना पैसा देंगे कि आपका परिवार जिंदगी भर जो ऐश से रह सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि चूंकि बहुत लोअर प्रोफाइल है,
इसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ब्रजेश जी, और इसी कड़ी में आपसे एक और जानकारी चाहूंगी। जिस तरह से जो पिस्टल इस्तेमाल की गई थी इन हत्यारों के द्वारा, जो जुगाना पिस्टल का जिक्र बार बार किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि आतंकी संगठनों के पास खास तौर पर यह पिस्टल होता है और कहीं ना कहीं तुर्कियों में ये बनाया गया है और कहीं ना कहीं इंडिया में ये बैन है, लेकिन इनके पास इसकी सप्लाई कहां से हुई, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अब आयोग की गठन भी कर दिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है और ये बात किसी के गले भी नहीं उतर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो इनका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनकी हैसियत ही नहीं थी इस तरह की ऑटोमेटिक जो है फॉरेन पिस्टल जो है खरीदने की, अपने पास रखने की। तो जाहिर तौर पर किसी बड़े शख्स ने इसके पीछे मदद किया है। ये जो प्रतिबंधित हथियार अगर इनके पास आए हैं तो वो हथियार आए कैसे, इन तक उसकी आपूर्ति कैसे हुई। इससे पहले भी आपको अगर याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही जब रिमांड में पूछताछ हो रही थी, तब अशरफ ने कहा था कि न जाने इन जैसे ये जो हथियार लेकर के तुम लोग घूम रहे हो, इससे लाख गुना हाईटेक और अच्छे हथियार हम लोग के पास पड़े हुए हैं। और पंजाब से हमें रिमांड पेशी के दौरान भी पुलिस ने इसको इंगित किया था कि कैसे पंजाब से जो है हमारे पास हथियारों की सप्लाई होती है ड्रोन के जरिए। तो क्या ये सारे लोग कहीं अतीक के नेक्सस का ही हिस्सा थे या फिर कोई दूसरा ऐसा गैंग था जो अतीक से बड़ा बनना चाहता है? देखिए, गैंगवार की वजह से, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात हो, दुजाना गैंग की बात हो, भाटी गैंग की बात हो, पश्चिम में वो तमाम बड़े बड़े गैंग, गोल्डी बरार की बात हो, ये तमाम बड़े बड़े जो गैंग हैं, वो वहां पर उन्होंने जो है उस पूरे गैंगवार के लिए एक दूसरे गैंगों को खत्म किया। पश्चिम में हम लोगों ने इतिहास देखा। तो क्या पश्चिम के किसी गैंग का हाथ है अतीक और अशरफ को ठिकाने लगाने के लिए? क्या प्रयागराज के किसी बड़े व्यवसायी ने, बड़े किसी राजनीतिक शख्सियत ने या फिर किसी बड़ी शख्सियत ने अतीक और अशरफ को ठिकाने लगाने के लिए पश्चिम के किसी बड़े गैंग को इसकी सुपारी दी थी? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए अतीक और अशरफ की हत्या करवाई गई हो ताकि उनके साथ ही वो तमाम राज दफन हो जाए। क्योंकि हर किसी को डर था कि अगर अतीक और अशरफ मुंह खोलेंगे तो भूचाल आएगा। आपको याद होगा कि अतीक और अशरफ जिस दिन पेशी पे आए थे, उसी दिन ईडी की छापेमारी हुई थी और प्रयागराज में बड़े कारोबारियों के यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई थी। पहली बार आप समझिए एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई थी। कुछ इसी तरह से वो तमाम नाम थे, वो तमाम चेहरे थे जो बेनकाब हो सकते थे। जानकारी तो ये भी आई है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में अतीक ने कई ऐसे बड़े लोगों के नाम लिए थे कि जो उसके लिए फाइनेंसिंग का काम करते थे, यानी उसको फाइनेंस सपोर्ट करते थे और उसके बदले में उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या फिर जो है दूसरी चीजें करता था। तो इस तरह के तमाम ऐसे नेक्सस थे जो अतीक के सीने में राज दफन थे। क्या वो राज न बाहर आए इसलिए उसकी हत्या करवाई गई? और क्योंकि जिस तरीके से क्रिएट किया गया, बाद में जय श्री राम के नारे लगाना, बाद में जो है खुद को सरेंडर कर देना, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में पूरा ट्रैक करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि क्या सरकार के इशारे पर यह हत्या की गई, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है? तो ये भी एक कोशिश हो सकती है कि गुमराह करने की, असलियत से पर्दा डालने की, तो दरअसल कॉन्टेक्ट गलत है, पर्दे के पीछे। बिल्कुल ब्रजेश जी, और ये चुनौती सीधे तौर पर यूपी पुलिस के लिए थी कि तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहद ही कम उम्र के बताए जा रहे हैं, अंडर 30 बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती सीधे तौर पर यूपी पुलिस को दी गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।